हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। इसके पहले आपने पढ़ा था दैहिक गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग, जिसमें 3 रोग के बारे में आपने पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। तो आज आप जानेंगे किसके बारे में, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। तो देखिए यहाँ पे कुछ रोग हमने लिखा हुआ है। जैसे पहला है आपका क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। ये कैसा रोग है? ये लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। कौन सा? क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम जो है, इसकी खोज किसने की है? तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हैरी क्लाइनेफेल्टर। किसने की है? हैरी क्लाइनेफेल्टर ने किसकी खोज की है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की खोज की है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लिंग गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता के कारण। एकाधी सूत्रता का मतलब एक गुणसूत्र की अधिकता, यानी कि एक गुणसूत्र अगर अधिक हो जाता है, किसी भी जोड़े में अगर एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं एकाधी सूत्रता। तो कारण है इसका लिंग गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता के कारण गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है, यानी कि 44 क्या है? दैहिक गुणसूत्र है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एकाधी सूत्रता किसमें हो रहा है? तो लिंग गुणसूत्र में हो रहा है, यानी कि जो लास्ट 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, उसमें क्या हो जा रहा है? एकाधी सूत्रता हो जा रहा है XXY, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे क्या हो जा रही है? 44 प्लस XXY। तो जब जो है लिंग गुणसूत्रों की संख्या में एकाधी सूत्रता होता है, यानी कि लिंग गुणसूत्र की संख्या 1 अधिक हो जाती है, तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। इसका लक्षण देखिए क्या है? तो लक्षण में हमने लिखा है कि Y गुणसूत्र की, जैसा कि आप देख रहे हैं लिंग गुणसूत्र जो है इसमें 2 कैसे हैं? X गुणसूत्र है और एक Y गुणसूत्र है। तो Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर जो है किनके समान होता है? पुरुषों के समान होता है। Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर जो है किनके समान? पुरुषों के समान, यानी कि मेल्स के समान होता है। और X गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण ऐसे नर का जो टेस्टिस होता है, या हम जननांग कह सकते हैं, वो कैसा होता है? अल्प विकसित होता है। और ऐसे नर जो है या ऐसे मेल जो है वो क्या कहलाते हैं? स्टेराइल कहलाते हैं, बंधे कहलाते हैं। ठीक है। और X गुणसूत्र की ही उपस्थिति के कारण क्या होता है? ऐसे पुरुषों में स्तन का विकास हो जाता है, यानी कि स्तन जो है वो काफी विकसित हो जाता है। और स्तन का विकसित होना क्या कहलाता है? गायनेकोमस्टिया कहलाता है। ये है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो है इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज जो है हेनरी क्लाइनेफेल्टर ने की है। कारण क्या है इसका? लिंग गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है, यानी कि 44 प्लस XXY हो जाती है। Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका जो शरीर होता है वो मेल्स के समान, पुरुषों के समान होता है। और X गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण ऐसे पुरुष जो होते हैं उनमें टेस्टिस, या हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है वो अल्प विकसित होता है। और X गुणसूत्र की ही उपस्थिति के कारण ऐसे मेल्स में या ऐसे पुरुषों में स्तन जो है काफी विकसित हो जाता है। और जो है पुरुषों में स्तन का विकसित होना क्या कहलाता है? गायनेकोमस्टिया कहलाता है। ठीक है। फिर दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की खोज किसने की है? तो हेनरी टर्नर ने की है। टर्नर सिंड्रोम की खोज हेनरी टर्नर ने की है। इसका कारण क्या है? तो अभी तक आपने 4 डिजीज पढ़ा, चारों में आपने क्या देखा था कि गुणसूत्र में क्या हो रहा है? एकाधी सूत्रता। लेकिन यहाँ पे जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र में क्या हो जाती है? कमी, एक लिंग गुणसूत्र की कमी। यानी कि आप जानते हैं कि जो लिंग गुणसूत्र है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि उस जोड़े में से एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो टर्नर सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी?
46 - 1, ठीक है ना, यानी कि 45 हो जाती है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। कहने का मतलब कैसी हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या, 44 + x हो जाती है। लिंग गुणसूत्र जो है क्या होता है, XX या XY होता है। मेल में क्या होता है XY, फीमेल में XX। लेकिन ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये ज्यादातर जो है फीमेल्स में, ज्यादातर क्या ये फीमेल्स में ही होने वाला रोग है। तो इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या 44 + x हो जाती है, लिंग गुणसूत्र में कमी हो जाती है एक गुणसूत्र की, ठीक है। लक्षण क्या है इनका, यहाँ पे हमने लिखा कि यह केवल स्त्रियों में होता है। फिर हमने लिखा कि X गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण ये मादा तो होंगी, यानी कि X गुणसूत्र की उपस्थिति होती है एक, इस कारण से ये फीमेल तो होंगी, लेकिन इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कम विकसित होता है, अल्प विकसित होता है, ठीक है। और क्या है कि 44 + y स्थिति में भ्रूण जो है वो मृत उत्पन्न होते हैं, यानी कि 44 + x की कंडीशन अगर होती है तो भ्रूण का जन्म होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे का जन्म होता है और वो क्या होती हैं, मादाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं। लेकिन अगर 44 + y कंडीशन हो जाती है तो क्या होते हैं, उस कंडीशन में जो एम्ब्रियो होते हैं वे मृत उत्पन्न होते हैं, भ्रूण जो है वे मृत उत्पन्न होते हैं, यानी कि 44 + y के कंडीशन में बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। इसके पहले आपने दैहिक गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग पढ़ा था। तो ये था आपका दोनों प्रकार हो गया, दैहिक गुणसूत्र में और लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जीन में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग, कि जीन्स में अगर परिवर्तन हो जाए तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। अब दूसरा हम देखते हैं जीन में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। जीन में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग, जैसे आपने गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग पढ़ा, उसमें आपने दो प्रकार के, एक तो दैहिक गुणसूत्र में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, दूसरा आपने पढ़ा कि लिंग गुणसूत्र में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं। उसी प्रकार से जीन में भी आप दो प्रकार के पढ़ेंगे कि अगर जो है कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जो जीन्स हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है तो कौन से रोग उत्पन्न होंगे, और अगर लिंग गुणसूत्र के जीन्स में परिवर्तन हो रहा है तो उनके द्वारा कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र के जीन्स में परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न रोग। कायिक गुणसूत्र के जीन्स में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। तो इसमें जो पहला है वो है आपका, पहला डिजीज जो है वो है आपका रंजकहीनता। रंजकहीनता, ठीक है ना, ये पहला डिजीज है रंजकहीनता। तो रंजकहीनता क्या होता है, इसमें जो है रंजकहीनता रोग पढ़ने से पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए कि हमारा जो शरीर है, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो त्वचा का रंग होता है, बालों का रंग होता है और हमारी जो आंखों की पुतलियां होती हैं उनका रंग जो होता है उसको निर्धारित करने के लिए हमारे शरीर में एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में त्वचा का रंग, बालों का रंग एवं आंखों की पुतलियों के रंग को निर्धारित करने के लिए एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं। मेलानिन जो है यही क्या करता है, हमारे शरीर में त्वचा का रंग, बालों का रंग और हमारे जो पुतलियां होती हैं पुतलियों के रंग का निर्धारण करता है। जिनके शरीर में मेलानिन अधिक मात्रा में पाया जाता है उनके शरीर के त्वचा का रंग जो है वो कैसा होता है, ज्यादा डार्क होता है, और जिनमें मेलानिन वर्णक जो है ये कम मात्रा में पाया जाता है उनकी स्किन का कलर जो है वो कैसा होता है, लाइट होता है, यानी कि हल्का होता है, ठीक है।
और ये जो मिलेनिन वर्णक हैं, इन मिलेनिन वर्णक का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है ना, टायरोसिनेज एंजाइम। तो इतना हम लिख लेंगे पहले रंजकहीनता में कि हमारे शरीर के त्वचा का रंग, बालों का रंग, एवं पुतलियों का रंग मिलेनिन वर्णक के द्वारा निर्धारित होता है। जिनके शरीर में मिलेनिन वर्णक अधिक मात्रा में पाया जाता है, उनके त्वचा का रंग गाढ़ा या आप कह सकते हैं डार्क होता है, और जिनके शरीर में मिलेनिन वर्णक कम मात्रा में पाया जाता है, उनके त्वचा का रंग हल्का यानी कि लाइट, उनके त्वचा का रंग कैसा होता है? लाइट होता है, यानी कि हल्का होता है। आगे हम लिखेंगे कि रंजकहीनता रोग से ग्रसित व्यक्ति में मिलेनिन वर्णक नहीं पाया जाता, जिसके कारण उनके त्वचा का रंग बालों का रंग सफेद होता है, और उनके पुतलियों का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। उनके पुतलियों का रंग गुलाबी होता है। ठीक है। मिलेनिन हार्मोन जो है, मिलेनिन वर्णक जो है, ये क्या करता है? हमारे शरीर के त्वचा का रंग, बालों का रंग और हमारे आंखों की पुतलियों के रंग का निर्धारण करता है। लेकिन अगर जो है रंजकहीनता रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो उसमें मिलेनिन वर्णक जो है ये अनुपस्थित होता है, मिलेनिन वर्णक नहीं पाया जाता, जिसके कारण उनके शरीर का रंग और बालों का रंग जो है कैसा होता है? सफेद होता है, और उनके पुतलियों का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। ठीक है। और ये जो मिलेनिन वर्णक है, इनके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक जो है एंजाइम है जिसे हम कहते हैं टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है। उसका निर्माण जो है प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। तो आगे हम कारण लिखेंगे। इनका कारण जो है, ये तो थोड़ा था जो है आपका थोड़ा सा रोग के बारे में। कारण हम जानेंगे, इसमें लिखेंगे मिलेनिन वर्णक का ना बनना। इसका कारण क्या है? मिलेनिन वर्णक का ना
बनना, यानी कि मिलेनिन वर्णक का निर्माण नहीं होता, जिसके कारण व्यक्ति को क्या हो जाता है, रंजकहीनता रोग हो जाता है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे कि इसका जो है मिलेनिन वर्णक न बनने का कारण क्या है। तो आगे हम लिखेंगे कि मिलेनिन वर्णक का निर्माण करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टायरोसिनेज एंजाइम, जिसे टायरोसिनेज एंजाइम कहते हैं। और इस एंजाइम का निर्माण गुणसूत्रों पर उपस्थित, किस गुणसूत्र पर, दैहिक गुणसूत्रों पर उपस्थित प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। ठीक है ना, जो ये मिलेनिन वर्णक है, मिलेनिन वर्णक का निर्माण करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे हम टायरोसिनेज एंजाइम कहते हैं। और इस एंजाइम का निर्माण किसके कारण होता है, दैहिक गुणसूत्रों पर उपस्थित प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। यदि गुणसूत्रों पर अप्रबल जीन उपस्थित है तो टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं होता और मिलेनिन वर्णक का निर्माण नहीं होता। ठीक है, ये था जो है आपका रंजकहीनता। फिर से एक बार देख लीजिए, रंजकहीनता में क्या है कि हमारे शरीर में जो बालों का रंग होता है, त्वचा का रंग होता है और जो आंखों की पुतलियां होती हैं, इनको निर्धारित करने के लिए एक वर्णक की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे शरीर में एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जो हमारे शरीर के त्वचा का रंग, बालों का रंग एवं पुतलियों के रंग का निर्धारण करता है। ठीक है, और ये मिलेनिन वर्णक जिनके शरीर में ज्यादा होता है, अधिक मात्रा में होता है, उनके शरीर के त्वचा का रंग जो है वो ज्यादा डार्क होता है। और जिनमें मिलेनिन वर्णक का निर्माण कम होता है, या हम कह सकते हैं कि जिनके शरीर में मिलेनिन वर्णक कम मात्रा में उपस्थित होता है, उनके शरीर के त्वचा का रंग कैसा होता है, हल्का होता है, लाइट होता है। और जिनमें मिलेनिन वर्णक नहीं पाया जाता तो उनके त्वचा का रंग, बालों का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। और उनके पुतलियों का रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, तो जिनमें मिलेनिन वर्णक नहीं पाया जाता उन्हें हम कहते हैं कि उनको क्या हुआ है, रंजकहीनता रोग हुआ है। ठीक है, रंजकहीनता रोग से ग्रसित व्यक्ति में मिलेनिन वर्णक नहीं पाया जाता और इनकी त्वचा का रंग सफेद, बालों का रंग सफेद और आंखों की पुतलियों का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। रंजकहीनता का कारण में हमने लिखा है कि मिलेनिन वर्णक का ना बनना। क्यों मिलेनिन वर्णक नहीं बनता, तो हमने यहाँ लिखा कि मिलेनिन वर्णक का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है, और ये टायरोसिनेज एंजाइम जो है, इस एंजाइम के निर्माण के लिए जो दैहिक गुणसूत्र है, दैहिक गुणसूत्रों पर किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, प्रबल जीन की उपस्थिति में ही टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण होता है। अगर दैहिक गुणसूत्रों पर प्रबल जीन उपस्थित नहीं है
तो टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, और जब टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं होगा तो मेलानिन वर्णक का भी निर्माण नहीं होगा, और जब मेलानिन वर्णक का निर्माण नहीं होगा तो उस व्यक्ति के शरीर का रंग कैसा होगा? सफेद होगा, उसके बालों का रंग भी सफेद होगा, और उसकी जो आंख की पुतलियां होंगी वो भी कैसी होंगी? सफेद होंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रंजकहीनता का। उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरे डिजीज पर। ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं हम दूसरा डिजीज देखते हैं क्या है। दूसरा जो है हमारा ये है एलकेप्टोन्यूरिया। दूसरा रोग है एलकेप्टोन्यूरिया। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है एलकेप्टोन्यूरिया। तो एलकेप्टोन्यूरिया रोग क्या है? हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं में 2 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में 2 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। कौन कौन से अमीनो अम्ल हैं? एक है फिनाइल एलिनीन और दूसरा है टायरोसिन। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर की कोशिकाओं में, हमारे शरीर की कोशिकाओं में 2 प्रकार के अमीनो अम्ल कौन कौन से अमीनो अम्ल? फिनाइल एलेनिन और दूसरा है टायरोसिन। 2 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है ना? हमारे शरीर की कोशिकाओं में 2 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। कौन कौन से अमीनो अम्ल? पहला जो है वो है फिनाइल एलेनिन और दूसरा है टायरोसिन। ठीक है, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। और ये जो दोनों एंजाइम हैं, इन दोनों एंजाइम का क्या होना अनिवार्य होता है? इन दोनों एंजाइम का उपापचय होता है। ठीक है ना? इन दोनों एंजाइम का क्या होता है? उपापचय होता है। तो लिख लेंगे हम आगे कि इन दोनों एंजाइम का उपापचय होता है। इन दोनों एंजाइम का क्या होता है? उपापचय होता है। और उपापचय के एक चरण में होमोजेंटेसिक इसके एक चरण में होमोजेंटेसिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। होमोजेंटेसिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है ना? और ये होमोजेंटेसिक अम्ल का निर्माण जो होता है, इस होमोजेंटेसिक अम्ल का उपापचय भी होना अनिवार्य होता है। ठीक है ना? होमोजेंटेसिक अम्ल और होमोजेंटेसिक अम्ल का भी उपापचय होता है। ठीक है? होमोजेंटेसिक अम्ल का भी क्या होता है? उपापचय होता है। और ये होमोजेंटेसिक अम्ल के उपापचय के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है? एक एंजाइम की आवश्यकता। होमोजेंटेसिक या इसके उपापचय के लिए, एक एंजाइम की आवश्यकता होती है।
जिसका निर्माण प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, यदि गुणसूत्रों पर प्रबल जीन उपस्थित नहीं है तो होमोजेनेसिस अम्ल के विखंडन या उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। और जब होमोजेनेसिस अम्ल का उपापचय नहीं होता तो यह अम्ल, ये जो होमोजेनेसिस अम्ल है, ये कहाँ पर स्टोर होने लगता है? हमारे ब्लड में। ठीक है ना, यह अम्ल रुधिर में एकत्रित होने लगता है। रुधिर में एकत्रित होने लगता है। कहाँ पे एकत्रित होने लगेगा? हमारे ब्लड में। इसके बाद जो है रुधिर के माध्यम से जोड़ों पर पहुंच जाता है और जम जाता है, जिससे गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये जब रुधिर में एकत्रित होने लगता है या रुधिर में जाने लगता है, ठीक है, तो ये रुधिर के माध्यम से जोड़ों पर पहुंच जाता है और जोड़ों पर पहुंच करके वहां पर जम जाता है और कौन सा रोग उत्पन्न करता है? गठिया रोग उत्पन्न करता है। और यदि जो है इनकी मात्रा रुधिर में अधिक हो जाती है तो होमोजेनेसिस अम्ल मूत्र के साथ विसर्जित होने लगते हैं। ठीक है, जो है मूत्र के साथ ये विसर्जित होने लगते हैं और ये जो मूत्र होते हैं वायु के संपर्क में आने पर काले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया, जैसे इसको समझिए, एल्केप्टोन्यूरिया जो है ये कैसा रोग है? तो ये जो है दैहिक या कायिक गुणसूत्र के जीन्स में परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। ठीक है, होता क्या है कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं में
दो प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। वो दो प्रकार के अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? फेनाइल एलेनिन और दूसरा है टायरोसिन। फेनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो दोनों एंजाइम है हमारे कोशिकाओं में, ये जो दोनों एंजाइम बनते हैं इनका उपापचय होता है। और जब इनका उपापचय होता है मतलब जब इनका विखंडन होता है तो इनके विखंडन के द्वारा किसका निर्माण होता है? एक अम्ल का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं होमोजेंटेसिक अम्ल। होमोजेंटेसिक अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद होमोजेंटेसिक अम्ल का विखंडन होना भी अनिवार्य होता है, इनका विखंडन होना भी आवश्यक होता है। तो ये होमोजेंटेसिक अम्ल जो है इनके विखंडन के लिए या इनके उपापचय के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। और जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है होमोजेंटेसिक अम्ल के उपापचय में, उस एंजाइम का निर्माण किसकी उपस्थिति में? गुणसूत्रों पर उपस्थित प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। अगर गुणसूत्रों पर प्रबल जीन उपस्थित है तो क्या होगा? तो हमारे शरीर में उस एंजाइम का निर्माण होगा जिस एंजाइम के द्वारा होमोजेंटेसिक अम्ल का विखंडन होता है या होमोजेंटेसिक अम्ल का उपापचय होता है। और जब होमोजेंटेसिक अम्ल का उपापचय होगा तो हमें कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे शरीर में जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों पर प्रबल जीन उपस्थित नहीं है तो क्या होगा कि एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। और जब एंजाइम का निर्माण नहीं होगा तो होमोजेंटेसिक अम्ल का उपापचय नहीं होगा। और जब होमोजेंटेसिक अम्ल का उपापचय नहीं होता तो क्या होता है कि होमोजेंटेसिक अम्ल जो है वो हमारे रुधिर में, हमारे ब्लड में जाने लगते हैं। और ब्लड के माध्यम से ही वे हमारे हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पर जोड़ पाए जाते हैं उन जोड़ों पर जाकर के एकत्रित होने लगते हैं और वहाँ पर एकत्रित होकर के जम जाते हैं। और कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? गठिया रोग उत्पन्न करते हैं। और जब जो है इनकी मात्रा यानी कि होमोजेंटेसिक अम्ल की मात्रा हमारे ब्लड में और अधिक बढ़ जाती है तो क्या होता है कि होमोजेंटेसिक अम्ल जो है ये मूत्र के माध्यम से विसर्जित होने लगते हैं। मूत्र के माध्यम से ये शरीर के बाहर जाने लगते हैं। और ये जो मूत्र होते हैं यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको कौन सा रोग हुआ है? एल्केप्टोन्यूरिया, उनके जो मूत्र होते हैं वे वायु के संपर्क में आने पर किस रंग के हो जाते हैं? काले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें जो मूत्र होता है, मूत्र वायु के संपर्क में आने पर काला पड़ जाता है। तो आपको याद रखना है कि मूत्र वायु के संपर्क में आने पर काला पड़ जाना किस रोग में होता है? एल्केप्टोन्यूरिया रोग में होता है। ठीक है, ये एल्केप्टोन्यूरिया जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। दूसरा है हमारा, इसके ये दूसरा था, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा रोग। तीसरा है फेनाइल कीटोन्यूरिया। तीसरा है फेनाइल कीटोन्यूरिया। ये भी जो है काई गुणसूत्र के जीन्स में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग है। ठीक है, तो फेनाइल कीटोन्यूरिया क्या है? इसमें क्या होता है कि फेनाइल कीटोन्यूरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में जो है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में फेनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन
नामक अमीनो अम्ल जो फिनाइल एलेनीन नामक अमीनो अम्ल है, इसको टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जो फिनाइल एलेनीन अमीनो अम्ल है, इसको जो है किसमें बदलना अनिवार्य होता है, टायरोसिन एंजाइम यानी कि टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलना अनिवार्य होता है। तो फिनाइल एलेनीन नामक अमीनो अम्ल को जो है बदलने वाला एंजाइम, या हम कह सकते हैं कि इसको जो है टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम जो है ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और कौन सा रोग उत्पन्न होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में फिनाइल एलेनीन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने वाला या जो है बदलने वाले एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, उनमें कौन सा रोग उत्पन्न होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये जो फिनाइल एलेनीन है, फिनाइल एलेनीन अमीनो अम्ल शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों में एकत्रित होने लगते हैं, ठीक है। ये जो फिनाइल एलेनीन है, ये फिनाइल एलेनीन जो है शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं या जो ऊतकें होती हैं, उनमें जो है इनका जमाव होने लगता है, उनमें ये जो है एकत्रित होने लगती है, या कह सकते हैं कि उनमें जमाव होने लगता है। और ये जो तंत्रिका ऊतक होती है, तंत्रिका ऊतक में इनके जमाव के कारण क्या हो जाता है, अल्प बुद्धिता। इनके जमाव के कारण अल्प बुद्धिता हो जाता है। तो बस इतना ही था इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया में। फिनाइल कीटोन्यूरिया में बस इतना आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि जो फिनाइल एलेनीन अमीनो अम्ल है, इसको टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम की अनुपस्थिति होती है। और ये जो फिनाइल एलेनीन है, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों में जो है एकत्रित होने लगते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं में या ऊतकों में इनका क्या होने लगता है, जमाव होने लगता है। और हमारे शरीर में जो तंत्रिका ऊतक पाई जाती हैं, तंत्रिका ऊतकों में अगर इनका जमाव हो जाता है, तो तंत्रिका ऊतक में इनके जमाव के कारण क्या जो है उत्पन्न हो जाता है, अल्प बुद्धिता उत्पन्न हो जाता है या अल्प बुद्धिता हो जाता है। ठीक है, ये था फिनाइल कीटोन्यूरिया। एक और बचता है आपका, चौथा है आपका हसियाकार रुधिराणु रक्ताल्पता। हसियाकार रुधिराणु रक्ताल्पता। हसियाकार रुधिराणु रक्ताल्पता में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने पर जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होते हैं, उस हीमोग्लोबिन की जो आणविक संरचना होती है, उनमें क्या हो जाता है, उनमें जो है परिवर्तन हो जाता है। और वे आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होते हैं, उनकी जो आणविक संरचना होती है वो कैसी होती है, गोल होती है। तो गोल से जो है किस आकार में परिवर्तित हो जाते हैं, हसियाकार, यानी कि हसिया के आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं हसियाकार रुधिराणु रक्ताल्पता। लिख लेंगे इसमें हम कि ऑक्सीजन की कमी होने पर
आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का आकार गोल से हसियाकार हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं हसियाकार रुधिराणु रक्ताल्पता। ठीक है, बस यही इतना है, फेनिलकेटोनुरिया और हसियाकार रुधिराणु रक्ताल्पता। ये जो है आपका कायिक गुणसूत्रों के जीन्स में परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न रोग थे। इसमें हमने 4 डिजीज बताया। अब इसके बाद आपको पढ़ना है कि लिंग गुणसूत्र के जीन्स में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। तो इसको हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे चारों डिजीज के बारे में। ये चार डिजीज हमने इसमें बताया, इसके पहले हमने 2 बताया, 4 2 6 डिजीज हमने बताया। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर कहीं पे आपको कोई डाउट होती है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, आपको उसका सलूशन तुरंत मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हो ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।